हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट 1 हिस्ट्री के पेपर सेकंड विश्व के इतिहास में हमारा आजकल टॉपिक चल रहा है इटली का एकीकरण। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको इटली के एकीकरण में कैबूर और मेज़नी के योगदान के बारे में बताया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी ने किस तरह अपना सहयोग प्रदान किया और किस तरह इटली ने एक संपूर्ण राष्ट्र का दर्जा प्राप्त किया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नगर में हुआ। उसके पिता समुद्री व्यापार से संबंधित थे, अतः समुद्री यात्राओं के दौरान वह इटली के देशभक्तों के संपर्क में आया और अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर हो गया। गैरिबाल्डी जो था वो मेज़नी के आदर्शों से प्रेरित था और वह युवा इटली का सदस्य बन गया। 1833 ईस्वी में इटली में गणतंत्र स्थापना में मेज़नी का सहयोग उसने करा, लेकिन जब सहयोग के षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो गया तब वह कैद कर लिया गया और देशद्रोह के अपराध में उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। परिणाम स्वरूप वह भागकर दक्षिणी अमेरिका पहुंच गया, लेकिन 1848 तक दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में उसने भाग लिया और उसके साथ ही लाल कमीज पहनते थे और इसीलिए उसका दल लाल कुर्ती दल कहलाया। 1848 में जब क्रांति की सूचना उसे मिली तो वह इटली लौटा और उसने चार्ल्स एल्बर्ट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध व मेज़नी की सहायता हेतु रोम की रक्षा का संकल्प लिया, परंतु उसमें भी उसे सफलता नहीं मिली। 1856 में कैबूर के संपर्क में आया और उसने 1857 में सार्डिनिया के शासक को अपनी सेवाएं दी। सार्डिनिया के शासक को अपनी सेवाएं देना गैरिबाल्डी के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि गणतंत्रवादी गैरिबाल्डी अब वैध राष्ट्रसत्ता और साथ ही साथ गणतंत्रवाद का समर्थक बन गया था और उसी के कारण सार्डिनिया के गणतंत्रवादियों व राष्ट्रसत्तावादियों ने अपने आपसी मतभेदों को भुला दिया और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संयुक्त प्रयास व कार्य करने लगे। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का वास्तविक कार्य या योगदान 1860 से प्रारंभ होता है। ये जब प्रारंभ हुआ तो 1860 में सिसिली की जनता द्वारा अपने निरंकुश शासन के प्रति विद्रोह किया गया और विद्रोह पर विद्रोहियों द्वारा जब सहायता गैरिबाल्डी से मांगी गई तो गैरिबाल्डी ने उनके सामने सार्डिनिया के पक्ष की बात रखी। कैबूर की सहानुभूति गैरिबाल्डी के साथ होने पर भी वह नेपल्स और सार्डिनिया के मध्य युद्ध छिड़ने व यूरोपीय राज्यों के हस्तक्षेप के भय से बाहरी तौर से तटस्थ बना रहा, जबकि कैबूर गुप्त रूप से गैरिबाल्डी व सिसिली के साथ था, लेकिन कि व्यवस्था बिगड़ने न पाए और एक तटस्थ की भूमिका निभाते हुए वो कार्य करता रहा। 5 मई 1860 को गैरिबाल्डी ने अपने सेवकों के साथ स्वयंसेवकों के साथ प्रस्थान कर 11 मई को सिसिली पहुंचकर पहले नेपल्स और जून के अंत तक सिसिली पर अधिकार कर लिया और स्वयं को सिसिली का शासक घोषित कर दिया। अब सिसिली के पश्चात उसका जो अगला टारगेट था वो नेपल्स था। सिसिली पर अधिकार के बाद अगस्त में गैरिबाल्डी ने नेपल्स के कुछ मुख्य भागों पर अधिकार कर लिया। 6 सितंबर 1860 को नेपल्स शासक फ्रांसिस के भाग जाने पर नेपल्स पर गैरिबाल्डी ने अधिकार कर लिया और जनता द्वारा उसका भव्य स्वागत किया गया। अब गैरिबाल्डी का जो लक्ष्य था वो था रोम की विजय, अतः वह रोम को विजित कर विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित करना चाहता था।
रोम व वेनेशिया के अधिकार को लेकर अब गेरिबाल्डी के समक्ष फ्रांस व ऑस्ट्रिया की प्रमुख समस्या थी। दोनों की सेनाओं ने से युद्ध करना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ कैबूर जो था, उसे गैरिबाल्डी की वह रोम के और जो प्रगति थी उसे रोकने के लिए उसने फ्रांस के शासक नेपोलियन से बात कर उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब आगे देखते हैं कि गैरिबाल्डी और कैबूर किस तरह अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे थे। नेपोलियन के आश्वासन के बाद 11 सितंबर 1860 को सार्डिनिया की सेनाओं ने पोप के राज्य पर अधिकार कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। गैरिबाल्डी भी रोम की तरफ बढ़ा। इधर नेपल्स, सिसिली व रोम के विजित प्रदेशों में जनमत संग्रह के बाद अक्टूबर 1860 के अंत तक सभी क्षेत्रों की जनता ने उत्तरी इटली में सम्मिलित होने का निर्णय कर कैबूर की स्थिति को मजबूत कर दिया। विक्टर इमैनुअल भी अपनी सेना सहित नेपल्स की ओर बढ़े। गैरिबाल्डी ने उनको इटली के शासक के रूप में अभिनंदन कर 27 अक्टूबर 1860 को अपनी समस्त सेना व अपने अधिकार विक्टर इमैनुअल को सौंप दिए और 7 नवंबर 1860 को दोनों ने नेपल्स में प्रवेश किया। तत्पश्चात गैरिबाल्डी कैप्रीरा टापू चला गया और वहाँ पर वो कृषि कार्य करने लगा। फरवरी 1861 में ट्यूरिन की प्रथम संसद की बैठक में रोम व वेनेशिया को छोड़कर सभी इटली के प्रतिनिधियों ने विक्टर इमैनुअल को विधिवत इटली का शासक स्वीकार कर लिया। तो मतलब अब हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण में रोम और वेनेशिया अभी उसमें सम्मिलित, संपूर्ण इटली में सम्मिलित नहीं हुए थे, जबकि कैबूर ये चाहता था कि रोम को इटली की राजधानी बनाया जाए। अतः संसद ने रोम को इटली की राजधानी बनने के कैबूर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन 6 जून 1861 को कैबूर की मृत्यु से इटली के एकीकरण का कार्य अपूर्ण ही रह गया। मेज़नी में जनता की भावनाओं को उत्तेजित करने की अपूर्व क्षमता थी। गैरिबाल्डी निस्वार्थ, देशभक्त व कुशल सेनापति था, किंतु कैबूर एक कुशल कूटनीतिज्ञ व व्यवहारिक व्यक्ति था। एक राष्ट्र के रूप में इटली कैबूर की ही देन है। रोम और वेनेशिया को छोड़कर इटली का पूर्ण एकीकरण हो गया था, किंतु विक्टर इमैनुअल को इस समय बड़े धैर्य व साहस से काम करना था, क्योंकि प्रशा का चांसलर बिस्मार्क इस समय इटली से मित्रता करना चाहता था। अतः 8 अप्रैल 1866 को इटली व प्रशा के बीच हुई संधि के अनुसार प्रशा व ऑस्ट्रिया के युद्ध में इटली प्रशा को सैनिक सहायता देगा तथा इसके बदले में प्रशा इटली को वेनेशिया में सैनिक सहायता दिलाने में सहायता करेगा। ये इन लोगों ने आपस में संधि तय करी। 14 जून 1866 को प्रशा व ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। इटली ने इसमें प्रशा का साथ दिया और सेडोवा के युद्ध में प्रशा की सेना ने ऑस्ट्रिया को पूर्ण रूप से पराजित कर दिया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया से प्राग की संधि की, जिसके द्वारा वेनेशिया इटली को मिल गया और 7 नवंबर 1866 को विक्टर इमैनुअल ने वेनिस में प्रवेश किया। अतः 1870 में फ्रांस व प्रशा के बीच युद्ध पुनः प्रारंभ हो गया। नेपोलियन को रोम से अपनी सेनाएं बुलानी पड़ी। सीडान के युद्ध में फ्रांस का प्रशा के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और 29 सितंबर 1860 को रोम पर इटली का अधिकार हो गया। रोम के नागरिकों ने इटली में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया तथा उसे संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया। 2 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल ने रोम में प्रवेश किया। अतः
एक दीर्घकालीन संघर्ष के बाद मैज़नी के नैतिक बल, गैरिबाल्डी की तलवार, कैबूर की कूटनीति, विक्टर इमैनुअल की समझदारी तथा व्यवहारिक बुद्धि व असंख्य देशभक्तों के बलिदान से इटली के एकीकरण का यह महायज्ञ पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है इटली के एकीकरण का, ये इसमें मैज़नी, गैरिबाल्डी, कैबूर तीनों का योगदान और साथ ही विक्टर इमैनुअल तथा इटली के एकीकरण से पूर्व जो समस्याएं थी उनके बारे में हमने चर्चा करी। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा जर्मनी का एकीकरण, उस पर हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू।